वीडियो में हम लोगों ने सिटीजन चार्टर कवर किया था। इसमें ई गवर्नेंस कवर करेंगे, क्योंकि ये जो गवर्नेंस के हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर दूसरे वर्ष। तो सिटीजन चार्टर को आप वैसे ये चीज़ें जो हैं, सिटीजन चार्टर हो गया, कुछ चीज़ें हैं, और जैसे ये गवर्नेंस हो गया, प्रशासन हो गया, कुछ चीज़ें आप लोगों को इथिक्स में भी पढ़ने को मिलेंगी। इथिक्स का विषय भी है ये, ठीक है। ई गवर्नेंस आज का वीडियो ई गवर्नेंस पर, इसे स्टार्ट करते हैं। व्यवस्था में सूचना एवं संचार तकनीकी के अनुप्रयोग ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस क्या होता है? सूचना एवं तकनीकी का प्रसार ही गवर्नेंस है, ठीक है। ई गवर्नेंस के लाभ क्या क्या हैं? इससे सरकार में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वों का विकास होता है। ग्राहकों एवं नागरिकों को संतुष्टि के साथ सेवाएं दी जा सकती हैं। ग्राहकों एवं नागरिकों की शिकायतों का निवारण तीव्रता से हो सकता है। प्रशासन एवं नागरिकों की नजदीकियां बढ़ती हैं, जिसके माध्यम से शिकायत निवारण, सलाह एवं फीडबैक प्राप्त किया जा सकता है। इसके सहयोग से तीव्रता के साथ निर्माण किया जा सकता है और सरकारी तंत्र को सक्रिय बनाया जा सकता है। ई गवर्नेंस के प्रतिमान क्या क्या है? ई गवर्नेंस के प्रतिमान जिसे मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस कहते हैं। इसमें ब्रॉडकास्टिंग है, क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल है, इंटरेक्टिव मॉडल G2C G2G, इसे हम आगे पढ़ते हैं। ई मोबिलाइजेशन या ई एडवोकेसी जिस कहते हैं, ये भी इसमें किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? ब्रॉडकास्टिंग होती है कि इसके माध्यम से, यदि आप लोग ना भी पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पढ़ना चाहिए? ठीक है, पढ़ना चाहिए, ओके। पढ़ते हैं ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि ई गवर्नेंस का टॉपिक है ना, छोड़ नहीं कर सकते, ओके, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग मॉडल क्या है? इसके माध्यम से सूचना एवं तथ्यों एवं आंकड़ों को प्रसारण किया जाता है। इसके कार्यालयों में एलईडी डिस्प्ले, वेब, इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि के प्रयोग किए जाते हैं। इसका लक्ष्य ग्राहकों को सशक्त बनाना है। क्रिटिकल फ्लो मॉडल, इसका क्रांतिकारी मॉडल, इसे इसे तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। याद आ गया क्रिटिकल फ्लो मॉडल सुन करके, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन लास्ट ईयर शायद 2023 में ही मेंस में आया था। क्रिटिकल फ्लो मॉडल स्पेशल पूछ लिया था उसने, सिटीजन चार्ट के क्रिटिकल फ्लो मॉडल को विस्तारित कीजिए। अरे सॉरी यार, मैं इसको छोड़ देता। तो स्पेशल उसने पूछ लिया था इसी मॉडल को। वहाँ पर क्या लिखा था? हिंदी में आप देखेंगे क्रांतिकारी मॉडल लिखा था वहाँ पर, क्रांतिकारी मॉडल सिटीजन फ्लो के। तो आप सोचेंगे क्रांतिकारी गवर्नेंस का मॉडल, ये कौन सा मॉडल है? तो यही क्रिटिकल फ्लो मॉडल, इसे तो मैं छोड़ रहा था, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। इसके माध्यम से एक विशिष्ट समूह ग्राहक को त्वरित आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। क्रांतिकारी मॉडल मतलब कि इनोवेशन के रूप में काम किया जाता है। इसमें कच्चे आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, जिसके आधार पर निर्णय लेने में देरियां एवं विश्लेषित आंकड़े, संशोधित आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका लक्ष्य ऐसे समुदाय नागरिकों के समय और ऊर्जा को बचाना है, ताकि वे तत्काल निर्णय निर्माण कर सकें, ठीक है। ये थोड़ा इनोवेशन के रूप में है, क्रांतिकारी मॉडल है। आप उसको क्रांतिकारी के रूप में ना देखें, इनोवेशन के रूप में देखें। और ये है जैसे तुलनात्मक विश्लेषण का प्रतिमान। अब आपसे ब्रॉडकास्टिंग पूछ सकता है, ये कंपैरेटिव को देकर पूछ सकता है उसको, लेकिन वो जो क्वेश्चन आया था ना, उसको क्रिटिकल को ही मतलब कि उसमें मेन चीज़ में दिखाया गया था। उसमें 150 का क्वेश्चन होगा तो आप लोग लिख सकते हैं, 50 वर्ड तो यही हो गए, 100 का और हो जाएगा। थोड़ा ई गवर्नेंस के बारे में लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, थोड़ा परिचय लिख देंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल, जिसे तुलनात्मक विश्लेषण का प्रतिमान कहते हैं। इसमें बेहतर कर संग्रह एवं समय पर दी जाने वाली सेवाओं के बदले भुगतान प्राप्ति को सरल बनाने के लिए वित्तीय प्रशासन के स्तर पर इसे लागू किया जा सकता है। इसके ग्राहकों को क्रय शक्ति एवं विश्लेषण, विभिन्न अवधि और क्षेत्रों में पाई जाने वाली क्रय शक्ति का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। इसका लक्ष्य ग्राहकों एवं नागरिकों पर कर दबाव, भुगतान दबाव कम करना है। इंटरेक्टिव मॉडल क्या होता है? इंटरेक्टिव मॉडल इसे हम ऐसे देख सकते हैं, ये आपको कब समझ में आएगा? अब इससे देखते हैं। इसमें सरकार एवं नागरिक ग्राहकों के बीच प्रत्यक्ष सकारात्मक सूचना एवं संचार तकनीकी प्रतिस्थापित किया जाता है। इसमें वेब, सोशल मीडिया हैंडल, मोबाइल ऐप का प्रयोग करके G2C एंड C2G, जिसे हम एक साथ कहते हैं C2C2G, ठीक है, अर्थात सरकार के ग्राहक और ग्राहक से सरकार के बीच द्विपक्षीय संचार को तीव्र किया जाता है। सरकार टू ग्राहक, ग्राहक टू सरकार, ओके।
के द्विपक्षीय मॉडल को इसमें प्रोत्साहित किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि लक्ष्य ग्राहकों को संतुष्टि को बढ़ाना है। लक्ष्य क्या है? ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाना है। ई मोबिलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं ई वकालत, ई मोबिलाइजेशन, इंग्लिश ई मोबिलाइजेशन ही आप पढ़िएगा। ये जितने मैंने बताया ये सबको आप इंग्लिश में पढ़िएगा। जैसे वो क्रांतिकारी आया ना तो आप समझ नहीं पाएंगे क्रिटिकल मॉडल क्या होता है, तो आप थोड़ा वैसा ही पढ़िएगा, ठीक है। इंग्लिश में ही पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। वैसे भी गवर्नेंस या पॉलिटी बोलें तो अधिक मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश में ही पढ़िए, ठीक है। तो इसमें नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर के विंडो का प्रयोग करके किसी एक विषय पर वह लिखा है, रह नहीं लिखा, वह संवेदनशील विषय होगा, कोई एक विचार प्रकट किया जाता है। इसके माध्यम से सरकार को नागरिकों एवं अधिकारों की आकांक्षाएं पता चल जाती हैं ताकि वे संवेदनशील विषय पर सरकार के द्वारा तत्काल फैसला किया जा सके। सोशल मीडिया के विंडो अर्थात फेसबुक, व्हाट्सएप, वाईटी अर्थात यूट्यूब, एक्स अर्थात ट्विटर इसी के आधार पर कार्य करते हैं। गवर्नेंस के अनुप्रयोग क्या है? गवर्नेंस के अनुप्रयोग हम देख लेते हैं। तो गवर्नेंस के अनुप्रयोग हैं जिसे हम स्मार्ट गवर्नेंस कहते हैं। ई गवर्नेंस नंबर 1, ई गवर्नेंस, ई सेवा, जिसे हम ई सेवा कहते हैं। 1997 में आंध्र प्रदेश सबसे पहले, मतलब कि देश स्तर में सबसे पहले काम आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए। तो वही देखते हैं 1997 में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक परियोजना की शुरुआत है जिसमें ई सेवा कहते हैं। परियोजना की शुरुआत की जाती है जिसे ई सेवा कहते हैं। इसमें बिजली, पानी, गैस इत्यादि की आपूर्ति के बदले एक ही स्थान पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा दी जाती है। इसे स्मार्ट गवर्नेंस कहते हैं। अब समझे आप, हमने सिटीजन चार्टर पढ़ा। सिटीजन चार्टर में क्या था? व्यक्ति को दी जाने वाली सुविधाएं, मतलब कि सरकार की कर्तव्य जो प्रशासनिक अधिकारी करते हैं और ग्राहकों को दी जाने वाले अधिकार। यदि ग्राहकों के अधिकार में कुछ कमी आती है तो उनके शिकायतों के निवारण के लिए हम लोगों ने सिटीजन चार्टर लाए कि उनकी शिकायतों का निवारण हो सके। फिर हमने उसमें पढ़ा था श्वेत पत्र, वही यूके के एक पीएम थे जिन्हें जॉन मेजर कहा था, तो उनके द्वारा लाया गया था और फिर उसमें मॉडल उनके बारे में पढ़ा था। तो अब ये ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस में होता क्या है? ई गवर्नेंस ये है कि बहुत सारे जैसे कि काम होते हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट के काम होते हैं, तो उनको ऑनलाइन माध्यम से कर लेना। जैसे कि एक ही प्लेटफार्म के माध्यम से बिजली, पानी, गैस जितने भी ऑनलाइन भुगतान होते हैं कर दें, ऑनलाइन भुगतान की सुविधा दी जाए, तो इसे स्मार्ट गवर्नेंस कहते हैं। ऐसा सबसे पहले काम आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 1997 में किया गया, ठीक है। और अगला पढ़ते हैं, स्मार्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर स्मार्ट गवर्नेंस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सिंपल, एम का मतलब है मॉडल, ए का मतलब है अकाउंटेबल, आर का मतलब है रिस्पॉन्सिबल, टी का मतलब है ट्रांसपेरेंट। मतलब ये सब चीज़ें लिख देंगे ना आपको तो एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ गेन कर सकते हैं आप लोग यहाँ से, ठीक है। जैसे कि ये हो गया स्मार्ट का फुल फॉर्म यहाँ हो गया। और जैसे कि हम लोगों ने पोस्ट कॉर्प पढ़ा था पहले, पोस्ट कॉर्प मतलब कि पी प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें थी वहाँ पर, पोस्ट कॉर्प था। और ठीक है, वो तो और कहीं का थीसिस हो गई। तो ऐसी चीज़ें हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, इसके माध्यम से आंध्र सरकार नागरिकों के प्रति अपनी सक्रियता को प्रदर्शित करती है। यह भारत का पहला एवं सबसे बेहतर इंटरेक्टिव मॉडल है जिसके नकल पूरे भारत में हुआ है। पंजाब इसे सुविधा और केरल में इसे फ्रेंड्स के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद करिएगा, पंजाब में इस सेवा को सुविधा कहते हैं और केरला में इसे फ्रेंड्स के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, सखी, ठीक है, थोड़ा याद है मेरे, सखी भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इससे देख सकते हैं हम, पंजाब में इस सुविधा के नाम से जाना जाता है। कर्नाटका की भूमि परियोजना, कर्नाटका की एक भूमि परियोजना थी, हम पूरा पढ़ेंगे जिससे कि हमारा ई गवर्नेंस एक भी छूटे ना, क्योंकि अच्छा टॉपिक है। ई गवर्नेंस की परियोजना क्या है? ई गवर्नेंस की परियोजना कर्नाटक में भूमि परियोजना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वेब इनेबल कियोग के माध्यम से भूमि और कृषि से संबंधित सुविधाएं ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। यह एक प्रकार से कंप्यूटर केंद्र होता है जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और कन्नड़ भाषा में अनुवादित भी उपलब्ध होता है। इसके माध्यम से भूमि कर भुगतान, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की आवेदन
ग्रामीण स्तर पर ही उपलब्ध हो जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ज्ञानोदय परियोजना चलाई गई। इसमें वेब इनेबल कियोस्क के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के कार्यक्रम का संचालन किया गया है। विशाखापट्टनम की सौकार्यम परियोजना, ये सब परियोजनाएं हैं। जैसे मैंने 3 परियोजनाएं बता दी अभी तक, कौन कौन सी बताई? सबसे पहला बताइए, याद है किसी को? सबसे पहला क्या बताया मैंने? स्मार्ट गवर्नेंस बताई, ठीक है। उसके बाद क्या बताया? कर्नाटका परियोजना बताई। थर्ड क्या बताया? मध्य प्रदेश की ज्ञानोदय परियोजना बताई। तो ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा एग्जाम्पल के। ई गवर्नेंस को सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले थोड़ा सा 2 लाइन में परिभाषित कर देना है। परिभाषित करने के बाद फिर क्या करना है? आपको उसके 4-5 फैक्टर जो मैंने उसके पार्ट्स बताए, पार्ट्स क्या बोले, प्रतिमान बताए, तो आप मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस जिसे कहते हैं, तो 5 प्रतिमान लिख सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, क्रिटिकल, कॉम्परेटिव, इंटरेक्टिव मॉडल, और फिर इसके बाद में लास्ट 2 था मोबिलाइजेशन वाला, वो भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो 5 मॉडल प्रतिमान बताए। तो प्रतिमान लिखने के बाद में जो अनुप्रयोग है ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग, इसे हम केस स्टडी भी कहते हैं, केस स्टडी। तो ये लिख सकते हैं। ये लिखेंगे तभी आपको नंबर गेन मिलेगा। आप वहाँ पर ई मोबिलाइजेशन की 5 प्रतिमान हैं, आप उनको ना विस्तारित करके केवल प्रतिमान के नाम लिख लीजिएगा, लेकिन इनको आप विस्तारित कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, इसी के थ्रू आपको नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो विशाखापट्टनम की सौकार्यम योजना के बारे में पढ़ रहे थे। वेब इनेबल कियोस्क के माध्यम से विशाखापट्टनम में नगरीय सेवाओं को सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। नोट, वेब इनेबल कियोस्क के माध्यम से क्रिटिकल फ्लो मॉडल को संचालित हो रहा है और तत्काल नागरिक ऐसे उपलब्ध आंकड़ों का लाभ उठा सकते हैं। मोबाइल गवर्नेंस 2009 से 2010 के वित्तीय वर्ष में सूचना तकनीकी संचार के मंत्रालय तकनीकी एवं संचार मंत्रालय के द्वारा मोबाइल गवर्नेंस का प्रयोग किया गया है। भारत में आज 60% मोबाइल उपभोक्ता हैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से भी शामिल है, ऐसा ट्राई के प्रतिवेदन से दिखाई देता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में एक और थोड़ा दिए है कि मोबाइल हैंडसेट पर सरकार के द्वारा सारी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इसका लाभ नागरिकों को मिल सकता है। ई गवर्नेंस की चुनौतियां एवं सुधार के उपाय। ई गवर्नेंस की चुनौतियां एवं सुधार के उपाय, इसको आप यदि प्रिपेयर कर लेना इस डायग्राम को, तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ से गेन करने को मिलेगा, ठीक है। तो है क्या यहाँ पर? ये है कि ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ क्या हैं, सुधार के उपाय पे हैं। सबसे पहले तथ्य आंकड़े एक साइड लिखना है, ये बीच का तो मॉडल है सबसे, और लास्ट में क्या लिखना है? नागरिक एवं ग्राहकों को अधिकारी, ग्राहक अधिकारी। तो तथ्य एवं आंकड़े ग्राहक एवं अधिकारी ई गवर्नेंस के माध्यम से कैसे पहुंचाना। ई गवर्नेंस क्या थी? सुविधाओं को आसानी करना, ठीक है। तो यहाँ से ये तथ्य एवं आंकड़े यहाँ तक पहुंचाने हैं। तो कैसे पहुंचेगा? हमारी BDS ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, वर्गीकरण MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा हो। फिर इसके बाद में इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, USA, सिंगापुर, फिलीपींस, बहरीन जैसे इंटरनेट होना चाहिए, सुपर पावर इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। PC, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि की 100% सभी के पास उपस्थिति हो, जैसा कि हमने अभी ट्राई की रिपोर्ट दिखाई, 60% अवेलेबिलिटी है अभी। सरकार वेब की सरकारी जो साइट्स हैं, वेबसाइट हैं, तो उनमें भारतीय भाषाओं में अनुवाद, सभी भाषाओं में जो शेड्यूल अनुसूची में दिया गया है, 12वीं अनुसूची में, तो वो सभी 22 भाषाओं में अनुवाद वहाँ पर प्राप्त हो, क्योंकि सभी इंग्लिश या हिंदी में ही प्रोवाइड कर पाते हैं। ई साक्षरता, ई गवर्नेंस भी हो। DBT प्रत्यक्ष होना चाहिए, अंतरण योजना होना चाहिए, ई गवर्नेंस प्रशिक्षण भी होना चाहिए, ठीक है। तो और फिर हम इसके थोड़ा पार्ट भी थे, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, NIC और SDC, जिसे सेकेंड ARC मर्ज कर दिया गया है। इसमें सेकेंड ARC की रिपोर्ट से इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। अब ई गवर्नेंस की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि पहले सभी संगठनों विभागों के आंकड़ों को BDS अर्थात बेसिक डेटा सिस्टम तैयार, सॉरी मैंने वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बोला होगा, बेसिक डेटा सिस्टम तैयार करना होगा। साथ ही आंकड़ों का वर्गीकरण करना होगा, जिसे MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रबंधकीय सूचना व्यवस्था कहते हैं। तभी सही समय पर सही सूचनाएं उपलब्ध हो सकती हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेट को पूर्णतः भारत का नियंत्रण नहीं है,
सही बात है। इंटरनेट पर पूर्णतः भारत का नियंत्रण नहीं और अधिकतम आंकड़े अमेरिकी कंपनियों का मालिकाना हक होता है। अर्थात भारत में स्वतंत्र नेटवर्क अर्थात एक्स्ट्रानेट बनाना चाहिए, जैसे यूएसए, बहरीन, सिंगापुर और कहीं चाइना के पास भी है, जैसे देशों के पास देश कर चुके हैं। क्योंकि अपना नेट होता है ना। अभी जैसे क्या होता है, कुछ भी खुफिया जानकारी हमें चाहिए, ये कोई भी क्या टेक्स्ट कर रहा है टेलीग्राम की, कुछ ऐसे टेक्स्ट चाहिए, कुछ कहीं भी चाहिए, तो हमें उन देशों से संपर्क करना होता है जिनके ये ऐप्स हैं। हमें खुद के ऐप भी डेवलप करने चाहिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इतना ही नहीं, सभी संगठनों के कंप्यूटर व्यवस्था के आपस में जोड़ना होगा। सही बात है, क्योंकि एक दूसरी जो मिनिस्ट्री होती है एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें, कुछ इन्फॉर्मेशन इस मिनिस्ट्री को मिलती है तो उसको ट्रांसफ़र कर सके, वो इसको ट्रांसफ़र कर सके, जोड़ना होगा। इसके लिए इंटरनेट की व्यवस्था को अपनाना जरूरी है और आज तक ऐसा पूर्णतः नहीं हो पाया। ये भी भारत के लिए एक दुर्लभ समस्या बनी हुई है। और ये समस्या और भी गंभीर हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार के लिए MIS NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जैसी संस्था तैयार करती है और राज्यों के लिए स्टेट डेटा सेंटर SDC MIS तैयार करता है। अतः आंकड़ों के संबंध में केंद्र सरकार में विवाद बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि सेकेंड ARC ने अपने 11वें प्रतिवेदन में NIC और SDS दोनों को आपस में विलय करने का सुझाव दिया था। ये विलय नहीं किया गया है। सेकेंड ARC ने कहा था कि SDS और SDC और NIC इन दोनों को विलय कर देना चाहिए, क्योंकि जो सेंटर की सूचनाएं होती हैं, राज्य की सूचनाएं, कुछ इनको नहीं ट्रांसफर करता, उनको नहीं ट्रांसफर करता, यहाँ की गवर्नमेंट दूसरी होती है राज्य की, तो वो और विवाद उत्पन्न हो जाते हैं कि आप हमारी खुफिया जानकारी ले रहे हैं। ई गवर्नेंस की सफलता के लिए सभी लोगों के पास PC, मोबाइल या कोई ऐसी डिजिटल उपकरण होना चाहिए और आज 100% लोगों के पास ऐसी उपलब्धता नहीं हो पाई। अतः सरकार के द्वारा स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम भी संचालित करना चाहिए, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ई गवर्नेंस पूर्णतः तभी सफल हो सकता है जब सरकारी वेब अनुवाद 8वीं अनुसूची के मैंने 12वीं अनुसूची बोला, 8वीं अनुसूची के सभी भारतीय भाषाओं में हो जाए। ऐसा आज तक हिंदी में ही उपलब्ध नहीं हो पाया है। अतः इसके लिए डिजिटल इंडिया के कार्यक्रमों को सक्रिय बनाना चाहिए। ये आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को एक मिशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साक्षरता प्रशिक्षण को दिए जाएं, तभी ई गवर्नेंस को लाभ उठा सकते हैं और सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष अंतरण योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ये पूरा ई गवर्नेंस हो गया। आप लोगों के इसके विभिन्न पक्ष रहे, सभी को प्रतिमान हो गए, लक्ष्य हो गए, उपलब्धियाँ हो गई, जो भी हैं सब चीज़ें आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि लगातार विगत वर्षों में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। आप लोग क्वेश्चन भी मैं दिखाई दे रहा हूँ। 2013 के बाद फिर 14 नहीं आया है, 18, 19, 20, 18, 19 से देखते हैं, लास्ट 5 ईयर के देखते हैं। ठीक है, 18, 19, 20 में भी देखने को मिला है क्वेश्चन नंबर 8, और पहले लगातार क्वेश्चन नंबर 8 में ही आता था। 18 में 8 में देखें, 19 में 8 में देखा, 20 में 8 में देखा, 21 में 16 में देखा, 22 में 8 में देखा, 23 में 8 में देखा, 24 में 18 में देखा। तो क्या आप इस इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ सकते हैं कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ना चाहेंगे, बताइए। तो आप लोग जो अच्छा समझिएगा फिर वैसा करिएगा। मैं तो इसी को प्रेफरेंस दूंगा, और आप लोग भी यदि तैयारी को सुगम बनाना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद।